नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक पर दो लोकतांत्रिक देश भारत और इंडोनेशिया मिलकर कुछ ऐसा नेटवर्क बना दे जिससे कि एशिया का पूरा समुद्री व्यापार नई दिशा में जाने लगे। अगर मलक्का जलडमरू मध्य के दोनों प्रवेश बिंदुओं पर भारत के सबसे नजदीकी साझेदार मौजूद हों और अगर यही रास्ता चीन की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा माध्यम हो, तो क्या हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल सकता है? क्या चीन की प्रसिद्ध मलक्का डिलेमा और गहरी हो जाएगी? क्या भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि आने वाले दशकों में समुद्री रणनीति का केंद्र होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वास्तव में भारत और इंडोनेशिया मलक्का जलडमरू मध्य पर कंट्रोल कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि सबांग पोर्ट क्या है, ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है, दोनों को जोड़ने की योजना क्यों महत्वपूर्ण है, चीन इसको लेकर क्यों चिंतित रहता है, अमेरिका, आसियान और भारत के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में ही नेपाल, क्योंकि वो अब भारत के जगह चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है, तो क्या चाइना के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? इन सारे मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये भी क्या करेंगे कि क्या इससे भारत वास्तव में समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, जिससे कि आप वीडियो को लाइव या रिकॉर्डेड देख सके। साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और देखने के बाद आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के बाद अब ध्यान से हम इस वीडियो में होने वाली चर्चा जो है उसको सुनते हैं। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत का मास्टर स्ट्रोक, मलक्का पर भारत की नजर, चीन की टेंशन बढ़े। दो समाचार पत्र हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा इंडिया टुडे। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, दिल्ली जाकार्ता एंड द rediscovery of partnership, the most significant outcome of PM Modi trip to Indonesia is the decision to jointly develop Sabang port located near the northwestern entrance to Strait of Malacca. इंडिया टुडे लिखता है, इंडिया सबांग पोर्ट डील with Indonesia, a move to checkmate China. During PM Modi recent visit, India and Indonesia agreed to jointly develop Sabang port near the Strait of Malacca. The deal gives India a strategic foothold near a vital trade routes amid China expanding Indian ocean presence. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मलक्का जल डमरू मध्य है क्या, और इसके लिए एक बार मैप को जो है बहुत ध्यान से देखते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर यह विश्व का नक्शा, और विश्व के नक्शे में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो देखने को मिलेगा। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल डमरू मध्य। ये आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, है ना। तो मैप को एक बार बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, ये अरब सागर है, और इधर आपको ओमान, यूएई, कतर, ये सारे देश जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये आपका मालदीव जो है वो देखने को मिल रहा है। ये लक्षद्वीप जो सी है, लक्षद्वीप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम मलक्का जल डमरू मध्य के बारे में यह समझना चाहेंगे कि आखिर मलक्का जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक क्यों माना जाता है। दुनिया के लगभग एक चौथाई समुद्री व्यापार इसी सक्रिय समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। साथ ही ये केवल पानी का रास्ता नहीं बल्कि एशिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन और वैश्विक सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी। हर साल हजारों मालवाहक जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं। इन जहाजों में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, या कुल मिलाकर बात करें तो कई कंटेनर्स, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाई जाती है। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए, मध्य पूर्व के तेल क्षेत्र से निकला कच्चा तेल पहले हिंद महासागर में प्रवेश करता है और फिर इसी मलक्का जलडमरू मध्य से होकर पूर्वी एशिया के औद्योगिक देशों तक पहुंचता है। और इन देशों में प्रमुख रूप से है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देश। इन देशों की फैक्ट्रियां, बिजली संयंत्र और उद्योग बड़े पैमाने पर इसी ऊर्जा के ऊपर निर्भर है, और इसी कारण मलक्का जलडमरू मध्य को कई विशेषज्ञ एशिया की ऊर्जा जीवन रेखा यानी कि एनर्जी लाइफलाइन ऑफ एशिया भी कहते हैं। अब
इस बात को भी बड़ा ध्यान से सोचिए कि अगर किसी युद्ध या सैन्य तनाव या समुद्री दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण यह मार्ग कुछ दिनों के लिए बाधित हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में साथियों जहाजों को इंडोनेशिया के दक्षिण में स्थित सुंडा या लोम्बोक जलडमरू मध्य जैसे वैकल्पिक समुद्री मार्ग का उपयोग करना होगा। लेकिन यह विकल्प इतना आसान नहीं। इससे जहाजों को हजारों किलोमीटर अतिरिक्त दूरी जो है वो तय करनी पड़ेगी और यात्रा में कई अतिरिक्त दिन भी लगेंगे। यात्रा में दिन लगेंगे तो ईंधन की खपत बढ़ेगी, बीमा और परिवहन लागत भी बढ़ जाएगी और अंततः इन बढ़ी हुई लागतों का असर पूरी दुनिया में वस्तुओं की कीमतों के ऊपर दिखाई देगा। यानी कि अगर तेल महंगा होगा तो उद्योगों का उत्पादन लागत बढ़ जाएगा और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। और यही कारण है कि मलक्का जलडमरू मध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक धमनियों में से एक जो है वो माना जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि चाइना के लिए क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों अपने स्क्रीन पर सबसे पहले विश्व के प्रमुख जो भी स्ट्रीट्स हैं उसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है। साथियों आपके स्क्रीन पर ये है मलक्का की जल संधि, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जिस पर आप पिछले कई महीनों से चर्चा सुन रहे हैं। ये है आप बाब अल मंडेब, ये है आपका स्वेज कैनाल, ये है आपका टर्किश स्ट्रेट, ये है आपका डानिश स्ट्रेट और ये है आपका पनामा कैनल। ये विश्व के अति महत्वपूर्ण जो है वह आपकी स्ट्रेट, जिसमें से ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये एशियन रूट्स है और जो येलो कलर में नजर आ रहा है ये नॉन एशियन रूट्स। साथियों अगर हम मलक्का जलडमरू मध्य के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम इस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो सवाल यह उठता है कि अगर मलक्का जलडमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण है तो सबसे अधिक चिंता किस देश को होगी। तो सीधा आप जानते हैं कि अगर यहां सबसे ज्यादा डेवलप कोई कंट्री दिख रहा होगा जो बहुत तेजी से डेवलप कर रहा होगा और इंडिया का जो है राइवल भी हो तो वो है चाइना। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है साथियों और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है, चाहे वो कच्चे तेल की बात करें या प्राकृतिक गैस की। और वो सभी इसी महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग है इसी मार्ग से जो गुजरता है, जिसका नाम जो है वो मलक्का जलडमरू मध्य है। और आप समझ सकते हैं कि मलक्का जलडमरू मध्य चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मध्य पूर्व से या अफ्रीका से निकलने वाला कोई भी ऊर्जा टैंकर होगा तो पहले कहां आएगा, तो पहले आएगा हिंद महासागर और हिंद महासागर से जाएगा मलक्का जलडमरू मध्य और मलक्का जलडमरू मध्य से जाएगा चाइना के क्षेत्र में। और यही कारण है कि 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चिंता व्यक्त की थी जिसे बाद में मलक्का डिलेमा के नाम से जाना जाता। इसका सीधा अर्थ यह था कि यदि किसी युद्ध या सैन्य संघर्ष या समुद्री नाकेबंदी या बड़े भू राजनीतिक संकट के दौरान मलक्का जलडमरू मध्य बाधित हो जाए तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति और विदेशी व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। और इसी वजह से पिछले 2 दशकों में चीन ने अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई वैकल्पिक परियोजनाओं पर निवेश किया, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो कई बार मैंने इसके ऊपर चर्चा भी की है। सबसे प्रमुख अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सबसे प्रमुख क्या है। तो सबसे प्रमुख आपको देखने को मिलेगा, एक मैप में आपके सामने थोड़ा सा ला देता हूं उसको समझाने के लिए। तो सबसे प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्षेत्र दिखेगा, जो कि चाइना अपने लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है वो क्या कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक के नाम से आप जानते हैं, जहां सीधे अरब सागर तक अपनी पहुंच होगी कि अगर किसी भी प्रकार से यहां रास्ता इंडिया ने ब्लॉक किया तो इसके पास एक अल्टरनेट रास्ता होगा। दूसरा अगर हम बात करें साथियों तो म्यांमार के क्षेत्र से चाइना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का यहां दिक्कत होगा तो यहां से म्यांमार के माध्यम से रूट बना ले। इसके अलावा बीआरआई प्रोजेक्ट से ऊपर काम कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि सड़कों के माध्यम से सड़कों का जाल भी है जिसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में परिवहन और बुनियादी ढांचे के विशाल नेटवर्क को जो विकसित किया जाए। साथियों हिंद महासागर के क्षेत्र में विभिन्न बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं में जो निवेश किया जा रहा है चाइना के द्वारा, वो कहीं ना कहीं समुद्री व्यापार के लिए अतिरिक्त विकल्प का जो है वो साधन बनाया जा रहा है। हालांकि इन सभी परियोजनाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बदला, वो ये है कि आज भी चीन के समुद्री व्यापार और ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा इसी मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता और इसी पर निर्भर है। और यही कारण है कि मलक्का के रणनीतिक महत्व के लिए अगर हम बात करें तो मलक्का के रणनीतिक महत्व चीन के लिए अब भी अत्यंत अधिक बना हुआ है।
और किसी भी संभावित संकट की स्थिति में ये समुद्री मार्ग चीन की ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक गतिविधियों के लिए सबसे संवेदनशील बिंदुओं में से एक माना जाता है। और इसी पृष्ठभूमि में जब भारत और इंडोनेशिया मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश क्षेत्र के निकट स्थित सबांग बंदरगाह पर सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसका महत्व केवल एक बंदरगाह परियोजना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका व्यापक भू राजनीतिक और सामरिक संदर्भ भी बन जाता है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं जिस बंदरगाह के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा मैं आपको दो और बता देता हूं। मैंने जब बात किया आपके लिए मलक्का, तो मैंने वहां चर्चा किया था कि जावा सी से होकर यहां सुंडा स्ट्रेट है, और यहां अगर आप देखेंगे फ्लोरेस सी से होकर लोम्बेक स्ट्रेट है। ये भी एक रास्ता है, ये आपका मकासार स्ट्रेट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी कंडीशन में ये ब्लॉक होता है तो चाइना क्या करेगा, ये सुंडा स्ट्रेट या लोम्बाक स्ट्रेट का जो है वो यूज करेगा, है ना। तो जिससे कि यात्रा की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं जिस के ऊपर इंडोनेशिया में जिसको डेवलप किया जा रहा है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा दूं। साथियों, स्ट्रेट ऑफ ये मलक्का दिख रहा है और यहां सबांग पोर्ट जो है वो आपको नजर आ रहा है। ये इंडोनेशिया, यहां आप एकदम कोने पे देखिएगा, ये इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार का, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब देखिए ये सबांग पोर्ट है, इधर इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है, और ये सबांग पोर्ट जो कि इंडोनेशिया का है, स्टेट ऑफ मलक्का है। अब भारत यहां भी रणनीतिक रूप से और यहां भी रणनीतिक रूप से जो है वह अपनी मजबूती को बना रहा है। अब जब मैंने अंडमान निकोबार के बारे में बात की तो आपके दिमाग में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो तुरंत आ गया होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर भी चर्चा की थी। तो थोड़ा सा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी देख ले साथियों। तो भारत इस पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप पर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी स्थित जो क्षेत्र है, जिसे कि हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, उस पर इसको जो है वो क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स को पूरा ध्यान से देखिए। ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये लोअर अंडमान दिख रहा है, ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, और यहां आपको लिटिल निकोबार, और यहां नीचे आप देख रहे हैं तो आपको ये ग्रेट निकोबार का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और इसी ग्रेट निकोबार पर जो है वो भारत अपने सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना को जो है विकसित कर रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस क्षेत्र में जो है वह इसलिए किया जा रहा है कि हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश क्षेत्र में बेहद निकट अपनी उपस्थिति को जो बनाया जाए, और यह भौगोलिक स्थिति से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो बन जाएगा। भारत सरकार की योजना इस द्वीप को केवल एक बंदरगाह के रूप में विकसित करने का नहीं है साथियों, बल्कि इसे भविष्य में एक प्रमुख समुद्री लॉजिस्टिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का भी। और इस परियोजना में 4 प्रमुख घटकों का जो है वो प्रयोग किया गया है। 4 प्रमुख घटक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में बात की गई, यानी कि एक डीप सी इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाए। एक ऐसा बंदरगाह होगा जहां दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज भी आके रुक सकेंगे, और एक जहाज से दूसरे जहाज में कंटेनरों का स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। वर्तमान में भारत के पास के काफी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाह जैसे कि पोर्ट ऑफ कोलंबो, पोर्ट ऑफ सिंगापुर पर जो है निर्भर होते हैं, और इस परियोजना का उद्देश्य जो है इस निर्भरता को जो है वो कम करना है। दूसरा, इस क्षेत्र पर नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, और यह हवाई अड्डा नागरिक उड्डयन, पर्यटन, आपदा राहत और मानवीय और सहायता जैसे आवश्यकता पड़ने पर सैन्य लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होगा। तीसरा, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाना है, जहां आवास हो, अस्पताल हो, विद्यालय हो, संचार नेटवर्क हो, डिजिटल सेवाएं हो और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास भी किया जा सके, ताकि भविष्य में बढ़ने वाली आर्थिक गतिविधियों को आवश्यक आधारभूत संरचना मिल सके। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, सड़क संपर्क, संचार नेटवर्क और अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं को विकसित करने की भी योजना शामिल है, जिससे पूरे क्षेत्र में दीर्घकाल में अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर इस क्षेत्र को बनाया जा सके। लेकिन इस परियोजना का महत्व केवल आर्थिक नहीं, इसका उद्देश्य व्यापार और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना है। हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को लेकर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दे भी सार्वजनिक बहस और कानूनी चर्चा का विषय बने हुए। यानी ग्रेट निकोबार परियोजना केवल एक बंदरगाह निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामरिक महत्व और पर्यावरणीय संतुलन, इन तीनों पहलुओं से जुड़ी एक बहुआयामी परियोजना है। अब यहां के बाद फिर से हम आ जाते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, और स्टेट ऑफ मलक्का में ये देखिए, सिंगापुर आपको दिख रहा है, यहां सिंगापुर पोर्ट है।
अब स्ट्रेट ऑफ मोलक्का के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो साथियों मैंने सबांग के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। ये सबांग पोर्ट को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि सबांग पोर्ट जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों बन रहा है, जिसकी वजह से भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है पूरी दुनिया की नजर है कि भारत जो है सबांग बंदरगाह पर क्यों फोकस कर रहा है। साथियों सबांग इंडोनेशिया के वेह आइलैंड पर स्थित गहरे पानी का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये इंडोनेशिया का जो आइलैंड है साथियों इसका नाम है सुमात्रा, और सुमात्रा के उत्तरी सिरे पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से आप देखेंगे कि मलक्का स्ट्रेट का आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है। यदि कोई जहाज हिंद महासागर के से पूरब की ओर एशिया, पूर्वी एशिया की ओर आगे की ओर बढ़ता है और मलक्का जलडमरू मध्य के, तो इसको इसी सबांग के छित के पास से गुजरना होगा, और यही भौगोलिक स्थिति इस बंदरगाह को विशेष महत्वता जो है वो प्रदान करते। सबांग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, यानी कि नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, और ऐसे बंदरगाह में बड़े व्यापारिक जहाजों को अपेक्षाकृत कम ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है। उपयुक्त परिस्थितियों में बड़े कंटेनर जहाज तथा विभिन्न प्रकार के नौसैनिक पोतों के संचालन की क्षमता यहां विकसित की जा रही है, और इसी कारण सबांग को भविष्य के क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाता है। भारत और इंडोनेशिया पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग, संपर्क और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उच्च स्तरीय चर्चाएं और समझौते भी हुए। साथ सार्वजनिक रूप से दोनों सरकारों ने इस सहयोग को मुख्यतः 4 क्षेत्रों से जोड़ा है। ये एक, व्यापार और समुद्री लॉजिस्टिक बढ़ाया जाए, पर्यटन बढ़ाया जाए, ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्री संसाधन का सतत और जिम्मेदार उपयोग किया जाए, और हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी मिलने वाले संसाधन है उन संसाधनों का जो है वो सही तरीके से जो है वो प्रयोग करके जो है वह बेहतर समुद्री मार्ग या संपर्क स्थापित किया जाए। यानी आधिकारिक रूप से सहयोग आर्थिक विकास, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साझा पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मलक्का जलडमरू मध्य के निकट स्थित होने के कारण सबांग का भू रणनीतिक महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसलिए यह परियोजना को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यापक हिंद प्रशांत महासागर परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है, और यही वो बिंदु है जहां से सबांग बंदरगाह और भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बीच संभावित रणनीतिक तालमेल की चर्चा शुरू होती है। साथियों अगर हम दोनों बंदरगाहों के बारे में बात करें, चाहे हम ग्रेट निकोबार पोर्ट की बात करें चाहे सबांग पोर्ट की बात करें, तो दोनों एक दूसरे से काफी निकट स्थित हैं, और यदि दोनों के बीच बेहतर समुद्री संपर्क विकसित होता है तो इससे कई संभावित लाभ होंगे, जैसे कि एक हमने कहा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, दूसरा समुद्री लॉजिस्टिक, तीसरा जहाजों की मरम्मत, पर्यटन, आपूर्ति श्रृंखला। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया की समुद्री साझेदारी भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि यह कहना कि दोनों देश मलक्का पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तथ्यों के अनुसार से सही नहीं होगा, क्योंकि मलक्का जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और इसके आसपास इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तीनों की संप्रभु भूमिका है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक कानून के तहत सभी देशों के जहाजों को निर्धारित अधिकार प्राप्त है, इसलिए प्रभुत्व के बजाय रणनीतिक प्रभाव कहना जो है वो अधिक उचित होगा। साथियों इससे भारत को कई संभावित लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि भारत अपना ट्रांसशिपमेंट हब विकसित कर सकता है। जैसा कि हमने कहा कि भारत को अगर अपना कंटेनर मंगाना होता है तो वो कोलंबो के या सिंगापुर के माध्यम से जो है वो करता है। यदि ग्रेट निकोबार सफल होता है तो इसका कुछ हिस्सा भारत के में जो स्थानांतरित हो सकता है। समुद्री सुरक्षा मजबूत हो सकती है, आपदा राहत और मानवीय सहायता अभियान जो है तेज कर सकता है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका जो है वो और ज्यादा मजबूत भी है हो सकती है। साथियों अपनी स्क्रीन पर इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां स्टेट ऑफ मलक्का की बात कर रहा हूं साथियों, तो यहां आप देखिए ये मलेशिया है। मलेशिया के पास आप आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा ये सिंगापुर, और यहां आप देखेंगे कि यहां अमेरिका ने अपना नेवल बेस जो है सिंगापुर में बना के रखा हुआ है, और यहीं से स्टेट ऑफ मलक्का जो जा रहा है। और साथियों यहां से अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र है जहां से चाइना अपने कच्चे तेल का 83%, 83% यहीं से जो है वो गुजरता है मलक्का स्ट्रेट। तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो है इस बात को चाइना भी ध्यान दे रहा है कि कभी अमेरिका ने भी अगर इसको चोक कर दिया, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी घटना अभी ईरान और अमेरिका में दिख रही, तो चाइना के लिए दिक्कत हो। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इंडो पैसिफिक के लिए, और भारत जो है वो क्वाड के माध्यम से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और इंडोनेशिया के सबांग सहयोग के बाद चीन अपनी रणनीति बदलेगा?
इसका सीधा उत्तर देना साथियों बहुत आसान नहीं है, लेकिन स्पष्ट संकेत तो जरूर दिखाई देते हैं कि पिछले 2 दशकों में चीन ने हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी आर्थिक और समुद्री उपस्थिति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कई परियोजनाओं में निवेश किया है। जैसे कि अगर हम चाइना के निवेश के बारे में बात करें पोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में, तो आप चाइना का निवेश देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में इसने ग्वादर पर किया है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पे किया है, बांग्लादेश में चटगांव पे किया है, म्यांमार में अगर हम देखें तो क्या वो कप्यू यानी कि सितवे के आसपास किया है, और इधर आपने चाइना में देखा हुआ है, यहां आपका हैनान आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है, साउथ चाइना सी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चीन जो है ऐसे कई विदेशी देशों में अपने अड्डे को निर्मित किया है, और इन परियोजनाओं का उद्देश्य अलग अलग है। जैसे कहीं व्यापार, कहीं ऊर्जा आपूर्ति, जबकि कुछ को समुद्री लॉजिस्टिक और लंबी दूरी के नौवहन क्षमता के संदर्भ में देखा गया। और इसी पृष्ठभूमि में अगर हम भारत के ग्रेट निकोबार में अपनी समुद्री अवसंरचना विकसित करने की बात करते हैं और इंडोनेशिया के साथ समांग में सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं, तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषक इसे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में उभरते क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक हिस्सा मानते हैं। हालांकि यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि अब तक भारत और इंडोनेशिया दोनों ने सार्वजनिक रूप से इस सहयोग को किसी तीसरे देश के विरुद्ध बनाई गई रणनीति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। दोनों देशों के आधिकारिक बयानों पर मुख्य जोर जो दिया गया वो यही दिया गया कि हम व्यापार और वैश्विक समुद्री आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहते हैं। हम ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग तथा हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में नियम आधारित खुले समुद्री मार्गों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम समुद्री संपर्क यानी कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी को जो है बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए कहना कि यह परियोजना केवल चीन को घेरने के लिए बनाई गई है उपलब्ध आधिकारिक तथ्यों से समर्थित नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से अगर हम बात कर रहे हैं तो इस योजना के माध्यम से हिंद महासागर और मलक्का जलडमरूमुद्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी बड़े बुनियादी ढांचे या समुद्री सहयोग का स्वाभाविक रूप से रणनीतिक महत्व भी होता है। साथियों, यही कारण है कि भारत, इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश इस पूरे क्षेत्र की गतिविधियों पर लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। और इसी वजह से ग्रेट निकोबार तथा सबांग जैसे पोर्ट जो है, प्रोजेक्ट जो है, वो भविष्य के हिंद प्रशांत महासागर भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, चाहे उनका घोषित उद्देश्य आर्थिक सहयोग या समुद्री संपर्क को बढ़ावा देना। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये आसियान कंट्री है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, आपका मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सारे के सारे देश हैं। यहाँ लाओस है। यानी हम इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं साथियों, तो ये एशियान कंट्री और भारत ने जो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो इन सारे देशों के साथ अपने संबंधों को मधुर करने की कोशिश की। अंततः हम यही कह सकते हैं कि ग्रेट निकोबार या सबांग, ये दो प्रोजेक्ट केवल दो बंदरगाह भर नहीं है, ये हिंद महासागर की बदलती भू राजनीतिक के प्रतीक बनते जा रहे हैं। भारत समुद्री व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, तो इंडोनेशिया भी एशियान के भीतर अपनी समुद्री क्षमता को मजबूत करना चाहता है। दूसरा, चीन अपने ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक मार्गों पर काम जारी रखते हुए आने वाले वर्षों में हिंद महासागर की केवल व्यापार क्षेत्र में नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन जाएगा। और इस विषय को समझते समय दो बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पहला, सबांग और ग्रेट निकोबार परियोजना महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षमता रखती है, लेकिन इनसे किसी देश को मलक्का जलडमरूमध्य पर कानूनी या पूर्ण सैन्य नियंत्रण नहीं मिल सकता। दूसरा, इन परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके निर्माण, संचालन, व्यापारिक उपयोग और भारत इंडोनेशिया सहयोग की गहराई पर निर्भर करेगा। यानी यह केवल बंदरगाह की कहानी नहीं है, 21वीं सदी में हिंद महासागर के बदलते शक्ति संतुलन की कहानी है। साथियों, अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि यहां से बहुत सारी बातें जानने को मिली हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि क्या ग्रेट निकोबार और सबांग की साझेदारी भविष्य में हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक धुरी बन सकती है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार होगा। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।